नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए मनाने में जुटी है। और इस बीच गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच दिल्ली के मंत्रम रिजोर्ट में अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस दिल्ली के अलावा एनसीआर के इलाकों में ट्रैक्टर मार्च निकालने की गुजारिश लगातार की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का यह कहना है कि 26 जनवरी को किसान अपना मार्च दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ही निकालेंगे। वहीं बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के बाहरी रिंग रोड पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बाहर केएमपी और केजीपी राजमार्ग पर ट्रैक्टर परेड निकालने का सुझाव दिया, जिसे किसानों ने फिर खारिज कर दिया। एक तरीके से अगर आप माने कि शाम को 22 तारीख के 11 बजे से जो आपका अंदरूनी इलाका है, विजय चौक है, आपके रफ़ी मार्ग है, जनपथ है, मानसिंह रोड हैं, इनके ऊपर ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा सिवाय कंट्रोल्ड व्हीकल्स के। और इस लिहाज से यदि कोई भी व्यक्ति जिनको कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाना है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, या ईस्ट से वेस्ट जाना है, कि जहाँ तक हो सके वो रिंग रोड्स का और बाहरी रोड्स का इस्तेमाल करें। और परेड के दौरान जो आप अगर मैप के अंदर देखें, ये जो नीले रंग का जो घेरा है, जो कि मदर टेरेसा क्रिसेंट और ये अशोका रोड से होते हुए फिरोज शाह रोड से होते हुए कवर करता है, ये पूरा इलाका भी उनके लिए आउट ऑफ बाउंड होगा। तो व्यक्ति उस लिहाज से इसकी एडवाइजरी भी हम प्रेसेज में इशू कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ के साथ सारे रास्ते दिखाए जाएंगे। तो मेरी आप लोगों के मार्फत तमाम सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि 23 तारीख की सवेरे जब भी वो अपने घरों से निकलें किसी भी गंतव्य तक जाने के लिए, तो उन एडवाइजरी को मद्देनज़र रखें, उन एडवाइजरीज को फॉलो करते हुए अपने रास्तों का डिसाइड करें। किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत विफल रही। बुधवार की बातचीत भी बेनतीजा रही और इस पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हरनान मोहाल ने प्रतिक्रिया दी है। नहीं, सरकार थोड़ा सा कंसीडर करना शुरू किया है लगता है। तो जो प्रस्ताव दिया है कल, वो 1.5 साल बंद रख के सुप्रीम कोर्ट में लिखित एविडेविट डाल के 1.5 साल के लिए बस चर्चा चालू रखने का बात प्रस्ताव किया है। तो कल हम वो प्रस्ताव सुन के आया और बताया कि हम लोग चर्चा करना पड़ेगा। 500 संगठन है, उसका जनरल बॉडी है, सबको बात जाके प्रस्ताव रखेंगे। फिर सब प्रस्ताव के बाद आज 2 बजे सिंघू बॉर्डर में इस जनरल बॉडी में डिस्कशन होगा और चर्चा में जो नतीजा निकलेगा, ये प्रस्ताव इसका और सुधारने का कोई सुझाव और जो आएगा जनरल बॉडी में, वो कॉमन जो ओपिनियन बनेगा, वही ओपिनियन लेके कल हमारा सरकार के पास रखेंगे। क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो अगली मीटिंग 22 तारीख को होनी है, उसमें किसान संगठनों के बीच बात बन जाएगी? अभी बताना मुश्किल है। क्या प्रस्ताव ये सारे संगठन मिलके देता है और जो प्रस्ताव अमेंड करके फिर सब मिलके देंगे, वो प्रस्ताव फिर सरकार एक्सेप्ट करेंगे कि या नहीं, वो तो मीटिंग में ही पता चलेगा। इसलिए बहुत कुछ बता नहीं सकता, अनिश्चित है। मगर और एक राउंड बात करने का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक ना बोल। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के मुल्तानपुर के एक किसान की मौत होने से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली में धरने प्रदर्शन के दौरान ठंड के कारण दिल का दौरा पड़ने से किसान की मौत हो गई है। बता दें कि मृतक किसान के 4 साल की बेटी है। किसान के मौत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और पूरा गांव मोदी सरकार की गलत नीतियों की निंदा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कोलकाता के दौरे पर है, जहां पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। बैठक में आने वाले चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। कोलकाता के ओबरॉय ग्रैंड होटल में गुरुवार सुबह ये बैठक शुरू हुई। बैठक में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। टीएमसी नेता
फिरहाद हकीम ने चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद कहा कि बीजेपी ने बैठक में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप लगाया। टीएमसी ने इसे चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी बताया। टीएमसी नेता ने कहा कि बीजेपी की ओर से बंगाल में हिंसा भरे चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन हम शांति चाहते हैं। चुनाव कमीशन में मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 6 चुनाव कार्यकर्ता गए थे। मैं खुद माननीय मुकुंदा, सब्यसाचीदा, माननीय स्वपनदा, हमारे पाठक जी आए दिल्ली से जो प्रमुख हैं, और माननीय शिशिर बाजोरिया, हम लोग गए। और बंगाल की जो सिनेरियो है और चुनाव आते ही जिस प्रकार टेंशन और उत्तेजना निर्माण किया जाता है, उसके बारे में उनको बताया। पिछले चुनाव का अनुभव भी बताया। पूरा देश में 542 सीट में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में 42 के 42 सीट में ही गड़बड़ हुआ, गोली चली, मौत भी हुई लोगों की, रोड जाम हुआ, ताला लगाया गया बूथ में। इसका कारण है यहाँ की उत्तेजना। और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है? इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। और आप पर लोग भरोसा कर सके, इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डालें। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में बीजेपी युवा मोर्चा के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश शाह और 2 पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दोनों को चंदन नगर कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि बुधवार को हुगली के चंदन नगर में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की रैली थी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी की कौशाम्बी सीट से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें राहुल ने कहा था कि नड्डा कौन है जो उनको मैं जवाब देता फिरूं। इस बयान पर सोनकर ने कहा कि नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और देश के सम्मानित नागरिक हैं। साथ ही उन्होंने वीर सावरकर को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के मुताबिक वो और उनके परिवार के लोग ही राष्ट्रवादी हैं। वैसे तो कांग्रेस के किसी भी नेता को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जब राहुल गांधी कहते हैं कि जेपी नड्डा हमसे सवाल पूछने वाले कौन होते हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। उनको निश्चित रूप से सवाल पूछने का अधिकार है। अगर राहुल गांधी के पास जवाब है तो देना चाहिए। जहां तक वीर सावरकर की बात है, इस चाहे कांग्रेसी हो और चाहे गांधी परिवार हो, उनके निगाह में केवल और केवल इस देश में राष्ट्रवादी केवल वही है, वो उनके परिवार के लोग हैं। अन्य लोगों को इस देश का न तो राष्ट्रवादी मानते हैं, न इस देश का कहने का चाहिए सम्मान भी नहीं देते। आज़ाद भारत में जितने भी बड़े संस्थान हुए, अगर वहाँ पे कहीं नाम रखने का काम किया तो इन्होंने गांधी परिवार का नाम रखा है। तो निश्चित रूप से उनके निगाह में वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त की सम्मान हो ही नहीं सकता। किसानों के साथ कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान जारी है और इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गलत जानकारी देने वालों और भ्रांतियां फैलाने वालों से दूर रहें। और क्या कुछ कहा, देखिए। कल तक 8 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन ले चुके हैं। हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल ब्राज़ील, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वहाँ के लोगों को देकर किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए। ऐसे में समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आज हमारी सरकार ने बहुत सारे कैंपेन के लिए ये कुछ
पोस्टर्स डेवलप किए हैं जो सारे देश की सभी सरकारों को दिए जाएंगे। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हैं। जहां एक तरफ शासन कुपोषण को दूर करने के लिए 7 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार वितरण कर रहा है, वहीं सुपरवाइजर शासन की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। मामला यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड डुमरियागंज का है, जहां पर बाल विकास परियोजना विभाग की क्षेत्रीय सुपरवाइजर ज्योति सिंह की एक ऑडियो वायरल हुई है। वायरल ऑडियो में सुपरवाइजर ने ग्राम पंचायत चकचई के राजस्व ग्राम असारपुर की आंगनबाड़ी सहायिका से खाद्यान्न बेचकर 4000 रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, वायरल ऑडियो में अपना नाम लेते हुए कहा कि ज्योति पूरा डुमरियागंज देखती है और सेंटरों द्वारा ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बाल विकास परियोजना अधिकारी रोमा सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और तत्काल प्रभाव से उक्त सुपरवाइजर को कार्यालय संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही प्रकरण की जांच कर संलिप्तता मिलने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन पहले संगठन द्वारा अवगत कराया गया लिखित रूप में कि इनके द्वारा परिक्षेत्र में धन उगाही की मांग की जा रही है। लिखित में उन्होंने अवगत कराया मुझे, तो उसके संबंध में मेरे द्वारा उनको तत्काल प्रभाव से कार्यालय अटैच कर दिया गया है। आज संगठन द्वारा इसी आरडीओ की सीडी मुझे रिसीव कराई गई है, जिसके संबंध में क्षेत्रीय मुख्य सेविका से उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 3 दिवस का समय दिया गया है। उनके द्वारा पक्ष प्रस्तुत करने के बाद ही एक्चुअल मैटर क्या है सामने आएगा और यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो हमारे कार्यालय से इसमें चार्जशीट बन के जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा आवश्यक और उचित कार्रवाई करने के लिए। यूपी के मथुरा में पुलिस अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत थाना छाता पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके 5 साथी फरार हो गए। पकड़े गए सभी लुटेरे भरतपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल और दर्जन भर चोरी के मोबाइल भी बरामद किए। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असला भी बरामद किया गया है। थाना छाता जनपद मथुरा पुलिस द्वारा आज प्रातः पुलिस एंगेजमेंट में अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह लुटेरे बिच्छू गैंग बनाकर विभिन्न स्थानों पर लूट की घटना किया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में सचिन, देवेंद्र, निशुल एवं अभिषेक, यह सभी भरतपुर राजस्थान के निवासी हैं। इनके अन्य 5 साथी अंकित, मोहम्मद, श्याम बाबू, मोहम्मद जाहिद एवं करतार मथुरा जनपद के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल एवं 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत के बाद भोपाल आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। वहीं प्रदेश भर में जहरीली शराब के विरोध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे के मार्गदर्शन और कंट्रोलर भोपाल संजेंद्र मोरी के नेतृत्व में जिला आबकारी बल सहित बिरसिया पठार में कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की कच्ची जहरीली शराब बरामद की गई है। क्या जुर्म है, पूरा क्या मामला है? जो अभी एक घटना हुई है मुरैना में, उस घटना को लेकर कलेक्टर साहब ने एक कमेटी गठित की गई अवैध शराब की कार्रवाई के लिए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई की गई है। आदमपुर छावनी हिलखेरिया वाले क्षेत्र में पुलिस और एक्साइज की सामूहिक कार्रवाई की गई। उसमें टोटल 25 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, 7 आरोपी गिरफ्तार हैं और उसमें टोटल 8400 महुआ वाहन जब्त किया गया और 320 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। यूपी में आज से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये अभियान महीने भर तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अभियान 20 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए परिवहन विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद भी कहा। सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं जब रोजाना सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हमारे सामने आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना 65 लोगों की मौत होती है।
मौत के इन आंकड़ों को कम किया जा सकता है। ऐसे अभियान चलाकर हम कई परिवारों को उजड़ने से बचा सकते हैं। बस थोड़ा प्रयास हर स्तर पर होना चाहिए। इसी प्रयास के लिए अंतर विभागीय समन्वय के जरिए सड़क सुरक्षा का ये महीना आज से शुरू हो रहा है। 20 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एक माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले। हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें कैसे चलना है, सड़क पे चलना है, कहां पे सड़क पार करनी है, कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, इस सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था, उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को कोर्ट ने कोई भी राहत से देने से मना कर दिया है। सोनू सूद की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, बोल अब बीएमसी के पाले में है। बता दें कि सोनू सूद के लॉयर अमोद सिंह ने बीएमसी के आदेश से इधर कोर्ट से कम 10 दिन का समय मांगा था, जिसके बारे में जस्टिस चव्हाण ने कहा, आप बहुत लेट हैं, आपके पास इसके लिए पर्याप्त अवसर था। कानून उनकी मदद करता है जो मेहनती हैं। मालूम हो कि सोनू सूद की इमारत शक्ति सागर बीएमसी द्वारा लिए गए डिमोलिशन एक्शन का सामना कर रही है। सोनू और उनकी पत्नी सोनाली ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिनदोषी सिविल कोर्ट ने उनकी राहत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की विस्तृत कॉपी बाद में जारी की जाएगी, लेकिन तब तक हम यहां आपको बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या बहस हुई। मैटर चला था पिछले हफ्ते वेडनेसडे को, उसके बाद मैटर कोर्ट ने रिजर्व किया था। आज कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस किया है ओपन कोर्ट में। अभी तक डिटेल्ड कॉपी कोर्ट की हमें अभी तक अवेलेबल हुई नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा क्या क्या ग्राउंड्स पे हमारा अपील जो है वो रिजेक्ट हुआ है। ऑन बेसिस ऑफ दैट हम आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। सर बीएमसी की तरफ देख के बोलिए, बीएमसी की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट रखे गए थे सर? बीएमसी की तरफ से आर्ग्यूमेंट ऐसे रखे गए थे कि अगर एक नोटिस इशू होती है कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर, तो उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करना ज़रूरी होता नहीं है। हमारे हिसाब से और जो बाकी इसके पहले जितने भी जजमेंट्स हुए हैं उसमें ऐसा कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर पास करना मैंडेटरी है, कि ऑर्डर पास करना ज़रूरी होता है। इस मैटर में ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं पास हुआ था। उसके बावजूद आज सिटी सिविल कोर्ट ने हमारा रिजेक्ट किया और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी हमारा अपील रिजेक्ट किया है। हम देखेंगे क्या रीजनिंग दी है कोर्ट ने और किस बेसिस के ऊपर हमारा अपील रिजेक्ट हुआ है और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन लोग डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।